510 BC से लेके 428 BC को एक बड़ा ही अजीम शख्स रहता था। उसका नाम था एनाक्सागोरस। एनाक्सागोरस वो फिलोसोफर है कि जिसने फिलॉसफी को एथेंस पहुंचाया। वो एक तरह से कहा जा सकता है कि सोक्रेटिस का उस्ताद भी था। अगर एनाक्सागोरस ना होता तो फ़लसफ़े के बुनियादी ख़यालात कभी भी एथेंस ना आते, ना सोक्रेटिस, ना प्लेटो और ना अरिस्टोटल शायद पैदा होते। एनाक्सागोरस जो है वो इस कदर शौकीन था फ़लसफ़े का, इस कदर शौकीन था सीखने का, इल्म का, कि उसने सबसे पहले तो लंबा एक सफ़र किया कि मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं दुनिया को समझना चाहता हूँ। जब वो अपने ट्रैवल से वापस आया तो उसने ये देखा कि उसकी तकरीबन तमाम जायदाद तबाह व बर्बाद हो चुकी थी, उसकी ज़मीन बंजर हो चुकी थी, उसका किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा था। मगर उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वो कहता था ये सब बेशक भाड़ में जाए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ फ़लसफ़ा सीखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इल्म सीखना चाहता हूँ। जब उसके एक दोस्त ने ये कहा, अफसोस का इजहार किया उसकी मलकियत के तबाह होने पर, तो उसने कहा या तो ये बचती या मैं बचता। अब ये तबाह हुई है तो अब मैं अपना जो असल इश्क है, अब असल प्यार है, यानी कि इल्म सीखना, उसकी तरफ जा सकूँगा। एथेंस का एक पॉलिटिशियन जिसका नाम था पेरिक्लीस, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट्समैन और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन था। वो ये चाहता था कि एथेंस में जो लिमिटेड जमहूरी निज़ाम, जिसके अंदर ग़ुलाम या औरतें नहीं हिस्सा ले सकती थीं, अशराफिया तबका या डेमोस के लोग हिस्सा ले सकते थे, वो ये चाहता था कि इस जमहूरी निज़ाम के अंदर रहते हुए लोग कुछ तहज़ीब सीखें, कुछ आर्ट के बारे में सीखें, कुछ फ़लसफ़े के बारे में सीखें, कुछ दुनिया के बारे में, कुछ साइंस के बारे में सीखें। तो वो ये चाहता था कि आयोनियन फ़िलासफ़ी जो है, ख़ास तौर पे माइलीटस के अंदर, एशिया माइनर के अंदर और कुछ जो इटली व सिसिली वगैरह के अंदर भी हो रही है, कि वो एथेंस में आए। लिहाजा उसने एनाक्सागोरस को दावत दी कि क्यों नहीं आप एथेंस आएँ और यहाँ आकर अपना फ़लसफ़ा वगैरह सब कुछ पढ़ाएँ। एनाक्सागोरस एथेंस गया और वहाँ पे उसने लोगों को पढ़ाया, फ़लसफ़े को वहाँ एथेंस पहुँचाया। एनाक्सागोरस जो है एक प्लूरलिस्ट भी था और एलियाटिक जो स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है, उससे मुतासिर भी था। मिसाल के तौर पे वो भी यही समझता था कि जो चीज़ हम अपने सेंसेस से, आँखों से देख रहे हैं वगैरह वगैरह, वो दुरुस्त नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो 100% दुरुस्त हो। वो ये समझता था कि जिस चीज़ को हम तब्दीली समझ रहे हैं वो असल में तब्दीली नहीं है, मगर वही एलिमेंट्स जो हैं वो दोबारा से किसी और तनासब में, किसी और तरह से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। लिहाजा एलिमेंट्स में कोई तब्दीली नहीं हो रही, मगर एलिमेंट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, इसमें शायद थोड़ी बहुत तब्दीली है। एनाक्सागोरस ये कहता था कि ये मुमकिन नहीं कि जो बुनियादी तौर पे मादा है वो या ख़त्म हो जाए या वो पैदा हो जाए। जो मादा है वो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, और उसी में थोड़ी बहुत रद्द-ओ-बदल, थोड़ी बहुत तब्दीली के नतीजे में हमें मादे की मुख्तलिफ शक्लें नज़र आ रही हैं। एनाक्सागोरस कहता था देयर इज़ एवरीथिंग इन एवरीथिंग, हर शय के अंदर हर शय पाई जाती है। उससे मुराद क्या थी उसकी मुराद ये थी कि अगर आप मादे की एक चीज़ देख रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कोई फल देख रहे हैं, कोई खाने की चीज़ देख रहे हैं, कोई पत्थर देख रहे हैं, तो वो एलिमेंट्स जो कि पत्थर के अंदर हैं, वही एलिमेंट्स जो हैं वो खाने के अंदर भी हैं। एक मुख्तलिफ तनासब में मिक्स हुए हैं, मगर हर एलिमेंट जो है वो हर चीज़ के अंदर पाया जाए। एनाक्सागोरस को शायद ये ख्याल इस हवाले से आया कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर जो अज्जिया हैं वो हमारे जिस्म के अंदर तब्दील हो जाते हैं। मिसाल तौर पे हमारे बाल लंबे हो जाते हैं, हमारा मांस जो है वो कायम रहता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो एनाक्सागोरस का ये ख्याल था कि खाने के अंदर हड्डियाँ होंगी, खाने के अंदर बाल होंगे, दैट डजंट साउंड वेरी गुड, बहरहाल खाने के अंदर हड्डियाँ होंगी, खाने के अंदर खून होगा, खाने के अंदर स्किन होगी, खाने के अंदर बाल होंगे, खाने के अंदर डांट होंगे, वो तमाम चीज़ें जो कि हमारी जिस्म बन जाती हैं वो खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी मिकदार के अंदर मौजूद होंगी। आज हमें पता है कि एग्जैक्टली ये थ्योरी दुरुस्त तो नहीं है, बहरहाल एनाक्सागोरस इस हवाले से तो दुरुस्त कह रहा है कि खाने के अंदर जो अज्जियाँ हैं वो ही हमारी जिस्म के अंदर तब्दील होते हैं, मगर उसने इसको मज़ीद और बढ़ा दिया। उसने कहा हर चीज़ में हर चीज़ है। उसकी दूसरी एग्जांपल ये दी जा सकती है कि स्नो, बर्फ़
सफ़ेद होती है बिल्कुल। जब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है हम देखते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद है, मगर जब वो पिघल जाती तो अक्सर वो काले पानी के अंदर तब्दील हो जाती है। तो एनाक्सागोरस ने कहा कि उस सफ़ेद बर्फ़ के अंदर काला पानी पहले से मौजूद है, सफ़ेद के अंदर काला मौजूद है, काले के अंदर सफ़ेद मौजूद है, हर चीज़ में शामिल है। इसी वजह से चीज़ें जो हैं दूसरी चीज़ों के अंदर तब्दील हो सकती हैं, वरना वो कैसे तब्दील। शायद सबसे अहम जो एनाक्सागोरस का ख्याल था वो था नोस का, द माइंड। एनाक्सागोरस का ये कहना था कि कायनात के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स का मिक्सचर है वो एक नोस, एक माइंड जो है उनको एक्शन में लेकर आता है, उनको मिक्सचर में लेकर आता है, उनको वर्ल करता है, उनको घुमाता है और एक दूसरे के साथ मिक्स भी करता है, और जिसके नतीजे में हम उन चीज़ों को देखते हैं। ये माइंड जो है एनाक्सागोरस के लिए एक किस्म की देवता नहीं थी, बल्कि एक किस्म का असूल था, एक किस्म का आप कह सकते हैं कि कुदरती कानून था जिसके तहत ये पूरी दुनिया जो है वो चलती थी। इसका मतलब ये है कि एनाक्सागोरस के लिए दुनिया एक मैकेनिज्म थी, एक मैकेनिस्टिक किस्म की एक्सप्लेनेशन थी उसकी दुनिया के हवाले से। और यही वजह है कि वो इस बात पे यकीन नहीं रखता था जिस तरह उस ज़माने के जो यूनानी लोग हैं वो समझते थे कि जो सूरज, चाँद, सितारे वगैरह हैं उनको वो देवताएं समझते थे, मगर एनाक्सागोरस उनको बिल्कुल भी देवता नहीं मानता था, बल्कि उसका ये कहना था कि तमाम सितारे जो हमें आसमान के अंदर नज़र आते हैं दर हकीकत ये उसी मादे के बने हुए कि जिस मादे की ये दुनिया बनी हुई है, हमारी दुनिया बनी हुई उसी मादे की वो चीज़ें नहीं बनी। अब ये तसव्वुर जो है ओए होए ये अथेनियन लोगों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उनका ये कैसे हो सकता है, तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की आपने बात की, हमारे देवताओं के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं। एनाक्सागोरस ने कहा कि सूरज जो है वो एक मेटल है, एक लोहा है जो कि बिल्कुल लाल और गर्म हो चुका है, जो कि जल रहा है, जलता हुआ लोहा है। इसी तरह उसने कहा कि चांद भी जो है वो भी उसी चीज़ से बना हुआ है जो कि जिस चीज़ से दुनिया बनी हुई है, और ये कि चांद जो है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही है, सूरज की रोशनी उसको छूकर हमारी तरफ आ रही है, हम असल में सूरज की रोशनी देख रहे हैं चांद पर। उसने ये कहा कि सितारे भी जो हैं वो एक किस्म के जिस तरह पत्थर हों जिनको आग लगी हुई, आग बगोला पत्थर है। उसने ये कहा कि जो इक्लिप्सेस हैं उसके हवाले से भी उसने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब चांद सूरज के सामने आ जाए तो फिर इक्लिप्स पैदा होता है, या जब ज़मीन का साया जो है वो चांद पे गिर जाए तो उसके नतीजे में चांद जो है एकदम से गायब हो जाता है, इक्लिप्स पैदा हो जाता है। ये सब बातें जब उसने कही तो एथेंस के लोग जो हैं उसके सख्त खिलाफ हो गए। हैरानकुन बात यह है कि ये सब बातें आज मुकम्मल तौर पे साइंसी तौर पर साबित हो चुकी हैं, इसमें से एक भी बात गलत नहीं। वाकई सूरज जो है वो उसी मादे से बना हुआ है जिस मादे से ये दुनिया बनी, चांद भी उसी मादे से बना हुआ है जिस मादे से ये दुनिया बनी, तमाम सितारे उसी मादे से बने हुए जिस मादे से ये दुनिया बनी। ये भी बात दुरुस्त है कि सूरज जो है वहाँ पर आग लगी हुई है कि सूरज की रोशनी जो है वही हमें चांद से नज़र आती है, ये भी बात दुरुस्त है। दूर जो हमें सितारे नज़र आते हैं वो भी दरअसल मुख्तलिफ़ किस्म के सूरज हैं, वहाँ पर भी आग है और वही आग हमें नज़र आती है वगैरह। ये सब बातें दुरुस्त हैं, मगर एथेंस के लोग उसके इस खिलाफ हुए कि उन्होंने कहा कि ये एथियस्ट है, ये दहरिया है, इसने हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बात की है, लिहाजा हम इसको कत्ल कर देंगे, हम इसको मार देंगे। उसको हेरेसी की उस पर एक्यूजेशन हुई और उसको ये चॉइस दी गई कि या तो तुम जहर का प्याला पी के मर जाओ या फिर तुम हमारे शहर से दफ़ा हो जाओ। लिहाजा एनाक्सागोरस ने यह फ़ैसला किया कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और उसने एथेंस से खुदाफिज किया और एथेंस को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। मगर एनाक्सागोरस ने तो शायद एथेंस को छोड़ दिया, मगर उसका असर जो था, उसके असर ने एथेंस क्या पूरी दुनिया पे अपना एक गलबा दिखाया, और ख़ास तौर पे एथेंस के एक शहरी जिसका नाम था सोक्रेटिस, उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। वो कैसे कि एनाक्सागोरस का जो स्टूडेंट था आर्केलाउस, उसका जो स्टूडेंट आगे था वो था सुकरात, सोक्रेटिस।